नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनका तीसरा कार्यकाल पहले दो कार्यकाल से ज़्यादा चुनौती भरा होगा। तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? जो चर्चा है इस समय, आम चर्चा है, वो है कि वो पहली बार अपने राजनीतिक जीवन में गठबंधन की सरकार चलाएंगे। वो जब गुजरात में रहे मुख्यमंत्री तब भी जो है फुल मेजॉरिटी की सरकार रही उनकी, और 14 और 19 में भी भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी थी। 14 में 283 और उसके बाद 2019 में 303 सीटें बीजेपी की अकेले आई थी। तो गठबंधन की सरकार चलाने का उनको अनुभव नहीं है। ये पिछले वीडियो में भी इसकी बात हमने की थी, आज उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। उनके सामने एक चुनौती है और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया है, लेकिन ये उनकी अग्नि परीक्षा नहीं है मेरी नज़र में। गठबंधन के साथियों को साथ रखना, उनको जो है अपनी जो नीतियां हैं, अपना जो विज़न है, उसके लिए उनको मनाना, तैयार करना, ये सब मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। नरेंद्र मोदी के लिए जो चुनौती बनने जा रही है, सबसे बड़ी उनकी अग्नि परीक्षा प्रधानमंत्री बनने के बाद खास तौर से, वो है इसी साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। आपको पता है, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। इनमें से 2 में भाजपा की सरकार है और एक में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, 2 राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की स्थिति और उसके गठबंधन की स्थिति महाराष्ट्र में बहुत खराब रही है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उतनी भी सीटें नहीं जीत पाया जितनी अकेले 2019 में भाजपा ने जीती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि परफॉर्मेंस कैसी रही। दूसरी ओर हरियाणा देखें तो आधा आधा हो गया। पिछली बार 10 सीटें हैं लोकसभा की हरियाणा में, 10 सीटें 10 की 10 बीजेपी जीती थी। इस बार 5 बीजेपी जीती, 5 कांग्रेस पार्टी जीती। यानी हरियाणा में कांग्रेस का रिवाइवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। और तीसरा राज्य झारखंड। झारखंड में भाजपा और उसके गठबंधन के साथियों की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब नहीं रही, लेकिन चिंता की बात यह है कि भाजपा और उसके गठबंधन के साथी सभी जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व सीटें हैं हार गए। अब सवाल यह है कि शेड्यूल्ड ट्राइब में इस तरह का प्रभाव, इस तरह का रिजल्ट मध्य प्रदेश में नहीं आया, छत्तीसगढ़ में नहीं आया, गुजरात में नहीं आया, लेकिन झारखंड में क्यों आया? ये बीजेपी के लिए सोचने की बात है। और आप देखिए कि उसके अलावा चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वो दलित वोटों का है। जो गैर जाटव दलित वोट हैं उससे जो खिसके हैं इस चुनाव में, उनको वापस लाने की चुनौती है। तो दलित और एसटी वोट झारखंड में खास तौर से चले गए एक वजह से। वो जो मुद्दा चला कि अगर बीजेपी 400 पार कर गई तो आरक्षण को ख़त्म कर देगी। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि झारखंड में क्यों चला और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में क्यों नहीं चला? ये फ़र्क संगठन के काम करने के तौर तरीके का है। नीचे जब भाजपा के विरोधी ये प्रचार कर रहे थे तो उसकी काट के लिए न तो उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुआ, न ही महाराष्ट्र में कोई काम हुआ, और न ही हरियाणा में कोई काम हुआ, न झारखंड में हुआ। तो भाजपा का संगठन शिथिल था, या कहें घर बैठा हुआ था, या उसको लग ही नहीं रहा था कि ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी चुनौती है। कारण जो भी हो, असर उस सब जगह एक ही है। ये शुरू हुआ महाराष्ट्र से, सबसे ज़्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और फिर हरियाणा और झारखंड में नतीजों में वो असर दिखाई दे रहा है। तो ये 3 राज्य, इन 3 में से कम 2 राज्य फिर से जीतने की चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने होगी। अब हरियाणा की बात से शुरू करते हैं। हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में जीते, पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में 6-7 सीटें कम रह गई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनी और जजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। सरकार चल रही है,
लेकिन बीजेपी को 2019 में जो परिवर्तन करना चाहिए था वो उसने 2024 में किया। यानी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिनको 2014 में बनाया था, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, ये 2014 के विधानसभा चुनाव में दिख गया। उनके मंत्रिमंडल के सभी साथी चुनाव हार गए, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको बदलने की ज़रूरत नहीं समझी। अब सवाल ये है कि फिर 2024 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले क्यों ऐसा किया? क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही थी, सब खट्टर से नाराज़गी की बात कर रहे थे। और इस लोकसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों ने खट्टर को सबक सिखाने के लिए बीजेपी की सीटें कम कर दी। जो भाजपा के समर्थक थे वो भी विरोध में खड़े हो गए केवल मनोहर लाल खट्टर की वजह से। और आश्चर्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन, जो अनुशासित कहा जाता है, जो माना जाता है कि ये चुनाव जिताने की मशीनरी बन गया है, उस संगठन को समझ में नहीं आ रहा है कि खट्टर का दुष्प्रभाव कितना ज़्यादा है। मुख्यमंत्री आपने बदल दिया, लेकिन आप उस मुख्यमंत्री की हालत देखिए, मनोहर लाल खट्टर ने क्या बनाकर रखी हुई है। मनोहर लाल खट्टर अब मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में ही रह रहे हैं। नए मुख्यमंत्री को एक कमरा मिला हुआ है उस आवास में। पूरा सीएमओ यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस जो है वो पूरा का पूरा वही है जो खट्टर के समय था। तो खट्टर मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन पीछे से सरकार चला रहे हैं। नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हैं उनको उन्होंने रबर स्टैंप बना दिया है। तो अगर मनोहर लाल खट्टर के नागपाश से बीजेपी ने हरियाणा की सरकार और पार्टी को नहीं छुड़ाया, तो नतीजा जो लोकसभा चुनाव में आया है उससे बुरा नतीजा विधानसभा चुनाव में आने वाला है, ये मानकर चलिए। और पार्टी के पास सिर्फ 2-3 महीने का समय है। नाराज़गी मोदी से नहीं है हरियाणा में, लेकिन खट्टर से नाराज़गी इतनी ज़्यादा है कि उसके लिए उन्होंने मोदी के विरोध में वोट दिया। वो खट्टर को सबक सिखाने के लिए मोदी को हराने को भी तैयार हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि नाराज़गी का स्तर कितना बड़ा है। और इससे ये भी अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी किस मुगालते में है। हरियाणा में इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है, ये पार्टी के संगठन को दिखाई ही नहीं दिया, या दिखाई दिया तो उसने इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। तो मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा में सबसे बड़ा रोड़ा है उसकी सरकार के तीसरी बार आने के रास्ते में। लेकिन उनको अगर हरियाणा से निकाला नहीं गया, हरियाणा से हटाया नहीं गया, हरियाणा सरकार पर उनका जो प्रभाव है उसे खत्म नहीं किया गया, तो कुछ बदलने वाला नहीं है। तो हरियाणा में बीजेपी को 2 फ्रंट पे काम करना है। एक, खट्टर से लड़ना है, यानी खट्टर का प्रभाव जो है, मैं कहता हूँ उसको दुष्प्रभाव, उसको दूर करना। और दूसरा, दलित और जाट वोट को जोड़ने की कोशिश करना। ये 10 साल जो राजनीति चलाई भाजपा ने गैर जाटवाद की, कि जाटों के खिलाफ गैर जाट जातियों को गोल बंद करके हम चुनाव जीत सकते हैं, उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। जाट को आप सत्ता दें या ना दें, मुख्यमंत्री बनाए या ना बनाए, लेकिन उनसे बैर का भाव का संदेश जाए, ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। तो जाटों की नाराज़गी दूर करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, क्योंकि इसका असर केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा, इसका असर राजस्थान में पड़ता हुआ देखा हमने, और हरियाणा में तो पड़ा ही। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर हरियाणा के बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाना एक भूल थी, और उस भूल का पूरी तरह से सुधार करना पड़ेगा। मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा की राजनीति से पूरी तरह से अलग करना पड़ेगा, जैसे विप्लव देव को त्रिपुरा की राजनीति से अलग किया गया था। जिस तरह से विप्लव देव ने त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समय पर चेत गई, उनको हटाकर नया मुख्यमंत्री बनाया और उनको निकालकर केंद्र की राजनीति में ले आए। खट्टर को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया, लेकिन
सवाल ये है कि अभी भी उनका प्रभाव हरियाणा की सरकार पर उसी तरह से बना हुआ है। इसे बदलने की, देखिए सवाल सिर्फ बदलने का नहीं है, जब तक ये संदेश नहीं जाएगा कि बदलाव हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है, परिवर्तन करना भी है और परिवर्तन हो गया है इसका संदेश भी देना है। ये धारणा भी बनानी है लोगों के मन में कि हाँ, खट्टर से पूरी तरह से हरियाणा की सरकार और पार्टी मुक्त हो चुकी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हरियाणा खोने के लिए बीजेपी को तैयार रहना चाहिए, और ये जो नुकसान होगा ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इन तीनों राज्यों का जो नतीजा आएगा उसका असर केंद्र की सरकार पर पड़ेगा। ये जो बार बार कहा जा रहा है ना कि गठबंधन के साथी हैं वो कब तक रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सवाल नहीं है। गठबंधन के जो साथी हैं वो उनमें से ज़्यादातर साथ रहेंगे। किसी के साथ छोड़ने की, कोई बहुत बड़ी घटना दुर्घटना हो जाए बात अलग है, किसी के साथ छोड़ने की उम्मीद नहीं है। मोदी के लिए वो चुनौती नहीं है। गठबंधन के साथियों को साथ रखना ये उनके लिए कोई कठिनाई नहीं है। उनके लिए जो कठिनाई है वो अपनी पार्टी की है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। मैंने पिछले महाराष्ट्र में जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था बीजेपी ने, जब एकनाथ शिंदे अलग हुए शिवसेना से और उनको साथ लेकर बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी को वहीं पर रुक जाना चाहिए था। पहली गलती शुरुआत में ही की जब देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मजबूर किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने 2014 से 2019 के बीच में सफल सरकार चलाई, लोकप्रिय सरकार चलाई। इसीलिए भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को फिर से बहुमत मिला। वो उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा जाग गई मुख्यमंत्री बनने की, उसके कारण सरकार नहीं बन पाई, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का कद 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद बढ़ गया था। उनको डिप्टी सीएम बनने के लिए मजबूर करके पार्टी हाईकमान ने उनका कद घटा दिया, और वो भी बेमन से बने। वो बनना नहीं चाहते थे, सार्वजनिक रूप से बोल चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। ये क्यों किया गया, किस स्तर पर फैसला हुआ, इसका क्या उद्देश्य था, आज तक किसी को पता नहीं चला। तो देवेंद्र फडणवीस का कद घटाना इस तरह से, वो भी उसके सामने एकनाथ शिंदे जो उनके मंत्रिमंडल में सिर्फ एक कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो बीजेपी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी पहली बार महाराष्ट्र में उसी समय मारी। दूसरा, पूरे देश में प्रधानमंत्री अभियान चला रहे हैं भ्रष्टाचार के विरोध में, भ्रष्टाचारियों के विरोध में, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, और आप अजीत पवार को अपने साथ लेकर डिप्टी सीएम बना रहे हैं। और इस लोकसभा चुनाव के नतीजे में ये दिख गया कि अजीत पवार के आने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं हुआ है, पूरे देश में उसका नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान परसेप्शन के स्तर पर हुआ है। बीजेपी का जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान है उसको सबसे ज़्यादा धक्का लगा है। तो अजीत पवार के आने से मतलब न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। न तो आप लोकसभा की सीटें बढ़ा पाए, जनाधार बढ़ा पाए, और न ही जो है उनके आने से परसेप्शन वाइज कोई फायदा हुआ, बल्कि नुकसान हुआ। तो अजीत पवार को अगर साथ न लिया होता तो शायद महाराष्ट्र का नतीजा थोड़ा अलग होता। पूरी तरह से शायद नहीं होता अलग, क्योंकि वहाँ मराठा आरक्षण, उसके बाद जो है दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये 2 मुद्दे काफ़ी चले और उनका असर भी हुआ, और उसकी काट के लिए भाजपा का संगठन कुछ कर नहीं पाया। फिर कह रहा हूँ, ये या तो करने की इच्छा शक्ति नहीं थी या उनके आकलन में ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। दोनों हालत में गलती हुई। तो महाराष्ट्र जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए इन तीनों राज्यों में सबसे ज़रूरी है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है। वहाँ सरकार न होने का क्या नुकसान होता है ये उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी को पता चल गया होगा। तो ऐसी हालत में अगर महाराष्ट्र में अपनी स्थिति को भाजपा नहीं सुधारती है तो उसके लिए आने वाले समय में मुश्किल पैदा हो सकती है। अब तीसरा राज्य है झारखंड। झारखंड में अभी ऐसा कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। बाबूलाल मरांडी
आदिवासी नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं झारखंड में। उनके रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ये जो दुष्प्रचार चला आरक्षण खत्म करने का, उसका सामना कर सकती है। उस गलतफहमी को आदिवासियों और दलितों के बीच से दूर कर सकती है और अपनी स्थिति को सुधार सकती है। वहाँ चूँकि हेमंत सोरेन की सरकार है, उसके खिलाफ काफ़ी हद तक एंटी इनकम्बेंसी है, नाराज़गी है। हेमंत सोरेन जो है भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है और मेरा मानना है कि उसकी वजह से उनको कोई सहानुभूति नहीं मिली है। ये जो एसटी सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, ये आरक्षण वाले मुद्दे के कारण हुई है। वरना अगर हेमंत सोरेन को सिंपैथी मिलती, सहानुभूति मिलती तो पूरे प्रदेश में मिलती, वो दिखाई नहीं दिया। तो झारखंड, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए झारखंड में रिकवर करना और सरकार बनाने की कोशिश करना ज़्यादा आसान है बनिस्बत महाराष्ट्र और हरियाणा के। अब सवाल यह है कि इन तीन राज्यों के चुनाव के नतीजे का राष्ट्रीय राजनीति से कैसे संबंध है। देखिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नेता का प्रभाव, उसका अधिकार, उसकी हनक तभी तक रहती है जब तक उसमें वोट दिलाने की क्षमता हो। ये तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव मोदी की परीक्षा लेंगे कि वोट दिलाने की उनकी क्षमता कितनी बची है। 240 सीटें आई हैं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की, इसमें सबसे बड़ा योगदान मोदी का है, लेकिन 303 से घट गई। और ये तीन विधानसभा चुनाव ये बताएंगे कि वो घटने का क्रम जारी है या वो एक अपवाद था। यही चुनौती मेरी नज़र में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये जो तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री के लिए ज़्यादा बड़ी चुनौती हैं, गठबंधन की राजनीति या गठबंधन के साथियों को साथ रखने से भी ज़्यादा। इन तीन राज्यों के चुनाव के नतीजे के बाद देश की राजनीति में फिर से एक बार कोर्स करेक्शन होगा, फिर से एक बदलाव दिखेगा, एक नया रीअलाइनमेंट दिख सकता है। वो भाजपा के पक्ष में भी हो सकता है, भाजपा के विरोध में भी हो सकता है। सब निर्भर करेगा कि इन तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। तो मोदी की पहली अग्नि परीक्षा तीसरे कार्यकाल में उनके अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इन तीन राज्यों में होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।